नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं की द्वितीय सत्र परीक्षा जो कि 80 अंकों की होती है, एक नमूना आकलन कृति पत्रिका को लेकर उसे मेरे अपने हस्तलिखित रूप में प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। आपको निश्चित रूप से इसका लाभ ही होगा। उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, वे अपने आप को 10वीं से कम ना समझे। कहने का तात्पर्य यह है, कक्षा 10वीं का आकलन कृति पत्रिका का जो प्रारूप है और जो अंक विभाजन है बिल्कुल वैसा ही 9वीं कक्षा का भी है। 80 अंकों का लेखी उत्तर पत्र कैसे लिखा जाता है वो अगर विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे तो ये मेरा वीडियो बनाना निश्चित रूप से सार्थक होगा। कक्षा 10वीं की तरह ही 9वीं का जो आकलन कृति पत्र है उसमें भी 5 विभाग बनाए हुए हैं। पहला गद्य विभाग 20 अंक, दूसरा पद्य विभाग 12 अंक, तीसरा पूरक पठन विभाग 8 अंक, चौथा भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण का विभाग 14 अंक और अंतिम अति महत्वपूर्ण विभाग रचना विभाग जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं वह 26 अंक। इसलिए इस वीडियो में दिया हुआ आकलन कृति पत्र और उसका हस्तलिखित उत्तर पत्र, इन दोनों पर आप गौर करो और इसे लिखने का अभ्यास करो। अब हम सीधे आकलन कृति पत्रिका की ओर चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं द्वितीय सत्र परीक्षा कृति पत्रिका सन 2021-22, समय 3 घंटे, अंक 80। इन सूचनाओं की ओर भी आप अवश्य ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण सूचना होगी कि आपका जो अक्षर है वह सुंदर और सुवाच्य होना चाहिए। अधिकतम अंक देते हुए इसी मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। तो आइए विभाग पहला शुरू करते हैं जो कि गद्य का है। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। सबसे पहले तो ये आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना होगा एकाग्रता पूर्वक। कृति पहली, आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आते किसकी धूम मच गई। और दूसरा संजाल है लेखक की पत्नी ने बनाए हुए व्यंजन। उत्तर देखेंगे। विभाग 1 गद्य नाम दिया है हमने। प्रश्न पहला, कृति 1 आकलन कृति। रेफ्रिजरेटर आते ही इनमें धूम मच गई। सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में। लेखक की पत्नी ने बनाए हुए व्यंजन, शिकंजी, चाय। आकलन कृति दूसरी और तीसरी पढ़ लेते हैं। दूसरी में पहला आंकड़ा, झांकी देखने वालों का डैश डैश बंधा था। दूसरा, परंतु वे डैश डैश में खाली हो रही थी। तीसरी, परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए। विदेशी शब्द, संकर शब्द। उत्तर देखते हैं। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। दूसरा, परंतु वे पल पल खाली हो रही थी। जो रिक्त स्थान हमने भरा है उसके नीचे अधोरेखांकन होना जरूरी है। कृति तीसरी, विदेशी शब्द, लॉटरी, संकर शब्द, रिश्तेदार। आ देखिए, परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द लिखिए। हमें 2 शब्द लिखने हैं ढूंढकर और उसके बाद स्वमत लिखना है। दैनंदिन जीवन में विज्ञापन का महत्व। आइए दोनों का उत्तर एक साथ देखते हैं। दैनंदिन जीवन में विज्ञापन का क्या महत्व होता है। आज के इस युग में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को लेकर समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जा सकता है। वस्तुओं का प्रचार प्रसार तथा बिक्री करने के लिए विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है। बाजार में आया नया उत्पाद का महत्व और अधिक जानकारी विज्ञापन द्वारा ग्राहक तक पहुंचती है। वस्तुओं का महत्व जान लेने पर ग्राहक या उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदता है। व्यवसाय बढ़ाने हेतु विज्ञापन सहायक होते हैं। ग्राहक को आकर्षित करने की क्षमता जिसमें हो ऐसा विज्ञापन प्रभावशाली विज्ञापन माना जाता है। उसी प्रश्न का अगला हिस्सा लेते हैं। ख, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये परिच्छेद भी आपको एकाग्रता पूर्वक पढ़ना होगा। इस पर आधारित आकलन कृतियां देखते हैं। 1, विनोबा ने व्रत लिया था। और दूसरी, हाई स्कूल में दाखिल होते समय विनोबा जी को शौक लगा। ये रहे उत्तर।
विनोबा ने व्रत लिया था देश सेवा करने का। हाई स्कूल में दाखिल होते समय विनोबा जी को शौक लगा भागवत गीता के अध्ययन का। कृति दूसरी, जोड़ियां बनाइए। आप सामने देख सकते हैं, उत्तर देखेंगे। अ और ब गुट रखे हुए हैं। आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान, उपनिषद अध्ययन, देश सेवा, व्रत, वेदांत अभ्यास। यहाँ पर हमने उचित जोड़ियों को मिलाया है। 2 अंकों के लिए कृति नंबर 3, शब्द संपदा। अ, परिच्छेद में से शब्द युग्म चुनकर लिखिए और ब, परिच्छेद में आए 2 भाषाओं के नाम। शब्द युग्म क्या क्या और खुद ब खुद। ब में अन्य भाषाओं के नाम, फ्रेंच और संस्कृत। कृति 4, स्वमत लिखिए, जो कि हमें अपने शब्दों में, अपनी शैली में और अपने विचारों के साथ लिखना होता है। 30-40 शब्दों में अर्थात 5-6 पंक्तियों में इसका उत्तर अपेक्षित है। स्वमत। भगवत गीता समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इसमें सभी उपनिषदों का सार है। महाभारत में कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हुआ था, तब रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया था, वही गीता में बताया गया है। भगवत गीता में कर्म का महत्व बतलाकर मनुष्य को हमेशा अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसी सीख दी गई है। गीता का वाचन करने से मनुष्य अपने जीवन को सुखी, संपन्न और आसान बना सकता है। अब तक हमने 2 पठित गद्यांश देखे। अब तीसरा जो भाग है पहले प्रश्न का, वो अपठित गद्यांश पर पूछा हुआ है और उस पर हमें कृतियां हल करनी है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति 1, संजाल पूर्ण कीजिए। आदिकाल में साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे। इसका उत्तर इस तरह आएगा, पत्ते, ताड़पत्र, कांस्य पत्र। कृति 2, स्वमत अभिव्यक्ति लिखिए। पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। मनुष्य जीवन में पुस्तकों का अनन्य साधारण महत्व होता है। पुस्तकें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती है। घर में, मैदान में, बाग में, सफर में या छत पर, जहां हम चाहे पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान भी मिलता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। समाज या दुनिया को समझने में पुस्तकें हमारी सहायता करती है। ज्ञान का भंडार होने से पुस्तकों को हमारा गुरु भी माना जा सकता है। जो पुस्तकों से मित्रता कर लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हमेशा की तरह ये पद्यांश भी आपको एकाग्रता पूर्वक पहले पढ़ लेना है। कृति पहली और कृति दूसरी, हम दोनों के उत्तर एक साथ देखेंगे। हमने शीर्षक दिया विभाग दूसरा पद्य। प्रश्न दूसरा अ, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। इसके 4 उत्तर आएंगे। स्वार्थ रहित प्रेम, साथ देने वाला, धन से कोई मतलब नहीं, धोखा न देने वाला। इनसे मिलते जुलते उत्तर भी स्वीकार्य होंगे। कृति दूसरी, कुंडली में बताया गया है महत्व गुणों का। दूसरा, इन दोनों का रंग एक जैसा है, कागा और कोकिला। पद्यांश से शब्द खोजकर लिखिए। कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द और कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। उसी तरह कृति चौथी, पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए, कोय और गुण। कृति तीसरी, 2 उत्तर है, कोय और कागा। कृति चौथी, अ में पहला कोई, दूसरा गुण और आ में लिंग पूछे है, तो पहले का लिंग है पुल्लिंग और दूसरे का स्त्रीलिंग। कृति दूसरी आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी हमें पद्यांश ध्यान से पढ़ना है। कृति पहली, संजाल पूर्ण कीजिए और दूसरी, पद्यांश ढूंढकर ऐसे शब्द लिखिए जिनके अर्थ निम्नलिखित शब्द हो। दोनों के उत्तर एक साथ देखते हैं। पहली कृति, कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, आदर, नमन, शक्ति और पश्चाताप। कृति दूसरी, 2 उत्तर है, पहला सुमन और दूसरा गगन। कृति तीसरी, पहला आंकड़ा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। दूसरा, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जो रिक्त स्थान सूचक शब्द हमने भरे हैं, उसके नीचे अधोरेखांकन। चौथी कृति, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं।
किसी प्रिय व्यक्ति को हम सच्चे दिल से चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, हम अपना मन, हृदय या प्राण तक उस पर न्योछावर करते हैं। उस व्यक्ति को हमें निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति सपनों के माध्यम से हमारे जीवन में चले आते हैं। उसके सपने हमारी आंखों में अपनी जगह बना लेते हैं। कोई गलती या अपराध हो जाने पर हम यदि पश्चाताप की आग में जलने लगे, अर्थात हमें अपनी करतूत पर पछतावा हो और अपनी उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विभाग तीसरा शुरू करने जा रहे पूरक पठन, जो कि 8 अंकों के लिए है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जंगल इस पूरक पठन पर आधारित ये प्रश्न पूछा हुआ है। पहले आप गद्य खंडों को एकाग्रता पूर्वक पढ़ें। यहाँ पर पहली आकलन कृति में 2 घटक पूछे हैं, दोनों का उत्तर एक साथ देखते हैं। विभाग तीसरा पूरक पठन आकलन कृतियां। परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम। पशु खरगोश और पक्षी तोता। दूसरी कृति, पीयूष ने खरगोश के जोड़े का नामकरण किया, सोनू मोनू। कृति दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। जंगलों का अस्तित्व मनुष्य जाति के लिए वरदान है। सदियों से मानव और जंगलों का संबंध रहा है। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु अत्यावश्यक है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड वायु फैलता रहता है, परंतु पेड़ इस घातक वायु को सोख कर हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारे फेफड़े निरोगी रहते हैं। जंगल के रूप में जितने अधिक वृक्ष होंगे, उतना अधिक ऑक्सीजन सजीवों को मिलेगा। इसलिए जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है, ऐसा कहा जाता है। उसी पद्य प्रश्न का दूसरा भाग आ, कृति तीसरी। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये रहा पद्यांश, ये रही कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, गिरी शिखर, घाटी, फूलों की ज्वालाएं, मधुकर दल, और भी उत्तर उसमें है, लेकिन 4 ही पूछे हैं, उतने पर्याप्त है। कृति दूसरी स्वमत लिखना है। निसर्ग वैभव कविता द्वारा प्राप्त संदेश। स्वमत मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर ने उसे बुद्धि और तर्क शक्ति दी है। इसी बुद्धि के बल पर उसने दुनिया में असंभव को संभव बना दिया है। चांद पर जाना और मंगल पर जाने की तैयारी रखना इसी बुद्धि के कारण संभव हुआ है। परंतु पता नहीं क्यों इस बुद्धिमान प्राणी को कई चिंताओं ने, दुखों ने और कठिनाइयों ने घेर लिया है। व्यर्थ में उसने अपना जीवन दुखी बना लिया है। उसने इस सुंदर प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपना अहंकार छोड़कर स्वच्छंद मनोवृत्ति के साथ आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही संदेश इस कविता से प्राप्त होता है। विभाग चौथा शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण का 14 अंकों के लिए। याद रखना बच्चों, हमें 1 अंक भी गंवाना नहीं है। पूरे के पूरे 14 अंक हमें प्राप्त करने हैं। इसके लिए आपको सूचनाओं का ठीक से ध्यान रखना होगा। जो पूछा है वही लिखना है। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। 2 वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला, मैंने मामा को 1-2 पत्र लिखे, और दूसरा, पानी बाढ़ो नाव में। तो जिनके नीचे अधोरेखांकन है वह शब्द भेद हमें पहचानना है। तो पत्र संज्ञा है और पानी भी संज्ञा है। दोनों के उप प्रकारों का उल्लेख भी यहाँ पर मैंने किया है। पत्र जातिवाचक संज्ञा है तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उप प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा घटक, विग्रह शब्दों की संधि कीजिए। पुण्य अधिक आत्मा और न अधिक अन्न। उसके बाद काल परिवर्तन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। संधि, पुण्य अधिक आत्मा पुण्यात्मा, न अधिक अन्न नयन। तीसरा घटक, काल परिवर्तन कीजिए। पहला, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है, इसका सामान्य भविष्यकाल बनाना है। और दूसरा, सैनिक ने अपने घर पत्र लिखा, इस वाक्य का सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। काल परिवर्तन, पहला, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा होगा या रहेगा। दूसरा, सैनिक अपने घर पत्र लिखता है। चौथा घटक 2 अंकों के लिए, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्य के प्रकार लिखिए।
पहला वाक्य, चौकीदार अपने घर की ओर बढ़ गया। और दूसरा, क्या अस्मिता के पिताजी रेस्तरां खोल रहे हैं? अर्थ की दृष्टि से पहले का उत्तर विधानार्थक वाक्य और दूसरे का उत्तर प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न 5वां, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ख्याली पुलाव पकाना या घोड़े बेचकर सोना। और 6वां है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। रामलाल बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। दोनों के उत्तर एक साथ देखेंगे। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात कल्पनाएं करना या असंभव बातें सोचना। वाक्य में प्रयोग, जब देखो तब मेरा मित्र ख्याली पुलाव पकाता रहता है। दूसरा, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में डूबना। वाक्य प्रयोग, दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद रामलाल घोड़े बेचकर सो रहा था। वाक्य में जो मुहावरे आपने डाले हैं उन मुहावरों के नीचे अधोरेखांकन अवश्य करें। 6वां घटक, हमने वाक्य को शुद्ध किया है। रामलाल बहुत ज्ञानी था। 7वां घटक, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, देना और लगना। देना, पुलिस ने बीच सड़क में गाड़ी रोक दी। लगना, बालक जोर जोर से रोने लगा। व्याकरण का 8वां और अंतिम घटक, निम्नलिखित क्रियाओं का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहाँ पर आपको तालिका बनानी पड़ेगी। ये रही तालिका। सुनना, सुनाना, सुनवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। अंतिम विभाग 5वां, रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन, जो कि 26 अंकों के लिए है। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। यहाँ पर पत्र के 2 विषय दिए गए हैं। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। दोनों में से हम एक ही चुनेंगे। अशोक, आशा पाटिल, लक्ष्मीनगर, नासिक से व्यवस्थापक मधुर पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नासिक को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। सबसे पहले इसमें पत्र लिखने वाला प्रेषक कौन है, पत्र किसे लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है, इन 3 बातों को ठीक से समझ लो। नमूना इस तरह है। विभाग 5वां, रचना विभाग, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन। सबसे पहले तारीख लिखेंगे 4 मार्च 2024। प्रति, माननीय व्यवस्थापक मधुर पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नासिक। विषय, प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत। महोदय, मैं आपका नियमित ग्राहक हूं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मंगवाई गई पुस्तकों की कम प्रतियों तथा 2 फटी पुस्तकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि 8 दिन पहले आपकी ओर से मंगवाई गई कुछ पुस्तकें सदोष है। गबन की 2 प्रतियां कम प्राप्त हुई। महात्मा गांधी की जीवनी तथा निर्मला पुस्तकों की प्रतियां फटी हुई है। ये दोनों पुस्तकें पोस्ट पार्सल के माध्यम से वापस भेज रहा हूँ। बिल की जेरॉक्स कॉपी पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा करूँगा कि गबन की 2 प्रतियां जो आपने कम भेजी थी और अन्य ऊपर लिखित 2 पुस्तकें आप जल्द से जल्द मेरे पते पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भवदीय, आशा पाटिल, लक्ष्मीनगर, नासिक। ईमेल ashapatil20@gmail.com। तो इस तरह ये पत्र का नमूना है। दूसरा प्रश्न गद्य आकलन से संबंधित है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न ऐसे तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। देखिए बच्चों, प्रश्न समर्पक और सार्थक रूप से बनाने हैं और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है। प्रश्न बनाने हैं केवल 4, लेकिन हमने यहाँ पर बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए 6। याद रहे कि प्रश्नों के उत्तर कदापि नहीं लिखने हैं, केवल प्रश्न बनाना है। पहले गद्यांश मन लगाकर पढ़े। प्रश्न निर्मिति। प्रश्न पहला, शल्य क्रिया के बाद मरीज ने किसका वर्णन किया? दूसरा, संगीत में खो जाने पर मरीज क्या लेना भूल जाता था? तीसरा, संगीत का प्रभाव किसके बराबर माना जाता है? चौथा, तनावपूर्ण दुनिया में हम किस बात के प्रभाव को नकार नहीं सकते? पांचवा, संगीत कैसा होना चाहिए? छठवा, कई बच्चे जन्म से ही किस समस्या से पीड़ित होते हैं? अगला प्रश्न कहानी लेखन से संबंधित है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। बूढ़ा किसान, 4 बेटे, आपस में मेल नहीं, किसान मृत्यु शैया पर, बेटों को बुलाना, लकड़ियों का गट्ठा देकर तोड़ने के लिए कहना, तोड़ न पाना, एक एक लकड़ी देना, आसानी से तोड़ देना,
सीख। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी के लिए शीर्षक और कहानी लेखन के बाद अंत में सीख लिखना अनिवार्य है। हमने कहानी को शीर्षक दिया है एकता का बल। बहुत समय पहले की ये घटना है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। किसान बड़ा ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह प्रतिदिन अपने खेतों में काम करता, किंतु उसके 4 बेटे उसकी कोई मदद नहीं करते थे। पिता के काम में हाथ बटाने की बजाय 4 भाई आपस में झगड़ा और फसाद करते रहते थे। इस बात को लेकर बूढ़ा पिता चिंतित रहता था। पिता ने 4 बेटे आपस में प्रेम से रहे, मेल से रहे, इसके लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किसान को बस इसी बात की चिंता लगी रहती कि यदि ये 4 भाई आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो उसके मरने के बाद इनका क्या होगा। इनकी आपसी फूट का दुनिया गलत फायदा उठाएगी। एक दिन बूढ़े किसान की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। वह पीड़ा से छटपटाने लगा। उसे विश्वास हो गया कि अब वह जीवित नहीं बचेगा। कुछ सोचकर उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। कहा, बच्चों, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरा एक काम है, सब एक एक लकड़ी ले आओ। जब चारों एक एक लकड़ी ले आए तो उस बूढ़े किसान ने अपने बड़े बेटे से उन 4 लकड़ियों को एक मजबूत रस्सी से कसकर बांधने को कहा। बड़े बेटे ने वैसा ही किया। अब किसान ने रस्सी से बंधे लकड़ी के गट्ठर को अपने प्रत्येक पुत्र को बारी बारी से तोड़ने को कहा, परंतु उन 4 में से कोई भी उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ न सका। सबने थककर अपनी हार मान ली। तब किसान ने एक एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा, और क्या आश्चर्य, 4 बेटों ने बड़ी आसानी से दी हुई एक एक लकड़ी तोड़ दी। किसान ने 4 बेटों पर गहरी दृष्टि डाली और कहा, देखा बच्चों, एकता में कितनी शक्ति होती है। एक गट्ठर को तुम सब मिलकर तोड़ न सके, इसी तरह तुम सब प्रेम और एकता से रहोगे तो दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाकी तुम समझदार हो। यह सुनते ही 4 बेटों ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और प्रेम से रहने का वचन दिया। इस कहानी की सीख, एकता में ही बल होता है। एकजुट होकर रहने से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कहानी लेखन नहीं करना चाहते उनके लिए वृत्तांत लेखन ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर केवल कहानी लेखन ही लिया है। अगला प्रश्न चौथा, जो कि अनिवार्य है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए और उसके लिए यहाँ पर जो 4-5 मुद्दे दिए हैं उसका आकर्षक विज्ञापन हमें बनाना है। विज्ञापन लेखन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको मोटे अक्षर में लिखना चाहिए और ग्राहक के नज़र में स्पष्ट रूप से आएंगे, इस तरह उनका लेखन होना चाहिए। विज्ञापन पूरा करने के बाद पूरे विज्ञापन के लिए सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर भी बनानी चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप चित्र भी बनाना चाहिए। इस तरह आप विज्ञापन बना सकते हैं। आया मौसम बरसात का, साथ में रंग बिरंगी छातों का। तीखी धूप हो फिर हो जोरों की बरसात, सिरमौर छाता देगा पक्का साथ। यहाँ पर छाते का चित्र भी दिया हुआ है। सिरमौर छाते सबके मन को भाते, कम दाम बढ़िया काम, मजबूत आकर्षक एवं टिकाऊ, विविध रंगों में उपलब्ध, हर जगह उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही खरीदे। अंतिम प्रश्न है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 70 से 80 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखने से पहले आप किन मुद्दों पर निबंध लिखने वाले हो उसका मन ही मन ताना बाना बनाए। निबंध का आरंभ, निबंध का मध्य और निबंध का अंत आकर्षक होना चाहिए। हालांकि उपयोजित लेखन में ये बात पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन इन सब के लिए लागू होती है। तो आइए निबंध देखते हैं। ये रहा निबंध। निबंध में 3-4 परिच्छेद अवश्य होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। घायल सैनिक की आत्मकथा। हाँ मित्र, मैं एक घायल सैनिक बोल रहा हूँ। अपनी जान पर खेलकर अपनी भारत माता की रक्षा के लिए दुश्मन से लड़ते हुए घायल हो गया। यहाँ अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। आशा है बच जाऊंगा। बच गया तो और भी लड़ना चाहूँगा। एक भारतीय सैनिक होने के नाते मेरा कर्तव्य मुझे निभाना ही पड़ेगा। आखिर यही सपना लेकर मैं फौज में दाखिल हुआ था। पिताजी भी फौज में थे।
उनकी अवकाश प्राप्ति के बाद फौज में जाने की मेरी इच्छा और बलवती हो गई थी। संयोग से उन दिनों भारत और चीन में संघर्ष चल रहा था। सन 1962 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जाबाज भारतीय जवानों ने विकट और कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए चीन की सुसज्जित सेना का सामना किया था। इस घटना से मैं देश प्रेम से भर उठा और पिताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर फौज में भर्ती हो गया। व्यायाम के कारण मेरा शरीर मजबूत तो था ही, इसलिए वहाँ के सैनिक प्रशिक्षण केंद्रों में मैं सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर पाया। शत्रु क्षेत्र में कैसे घुसा जाता है और वहाँ के खतरों का कैसे सामना किया जाता है, इसका रोमांचकारी प्रशिक्षण मैंने लिया। मैंने सैनिक युद्धाभ्यास में भी भाग लिया। मेरे उच्च अधिकारियों ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे साहस और शौर्य की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मैं खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद सीमा सुरक्षा बल में मेरी नियुक्ति हुई। पाकिस्तान से लगी हुई पंजाब सीमा पर स्थापित चौकी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई। एक रात बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने हमारी सीमा में प्रवेश किया। मैंने और मेरे साथियों ने उन्हें मार तो दिया, परंतु संघर्ष के दौरान दुश्मन की एक गोली मेरे बाएं कंधे में घुस गई और मुझे अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुझे खुशी है कि मैंने निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा किया है। अधिक खुशी तो तब होगी जब मैं अच्छा हो जाऊंगा और फिर से मुझे भारत माता की सेवा करने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। हिंदी की परीक्षा में उच्चांक प्राप्त करने के लिए ऐसी हस्तलिखित उत्तर पत्रिका का अगर आप देखकर अभ्यास करोगे, उसे लिखने की कोशिश करोगे, तो मुझे विश्वास है कि आपके अंक उससे अवश्य बढ़ेंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।